हेलो दोस्तों, दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी न्यू एजुकेटर काजल। जैसा कि हमारी टीम ने कल आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर किया था, सीजी व्यापम में आने वाले जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है उनके लेकर हमारी टीम एक सीरीज लेकर आ रही है। तो चलिए आज हम हिंदी का पोर्शन से डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक हमारी टीम ने जो टाइम टेबल शेयर की है उसका पीडीएफ देखिए। ये हिंदी का पोर्शन है, एक वीक में इसको कंप्लीट करना है और ये 5 मार्क्स के हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है? देखिए, आपका मोस्ट कॉमनली सब्जेक्ट के अंदर हिंदी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे पहले आपको दिया है स्वर, व्यंजन और वर्तनी। लेकिन हमें इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत है। स्वर से पहले हमें क्या देखना है? भाषा। भाषा से बाद वर्णमाला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम भाषा को पढ़ते हैं। अब ये भाषा क्या है? भाषा किससे बनी है? संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ बोलना। अब अगर एक क्वेश्चन बना था, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है दोस्तों? वाक्य। वाक्य पढ़ेंगे हम आगे, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब वाक्य की छोटी इकाई या फिर वाक्य से छोटी इकाई कहें हम, क्या होगी दोस्तों? उपवाक्य। अब उपवाक्य, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया, इसको मिटाते हैं। हाँ, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, और यही इकाई की पदबंध से छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। और फिर अगर हम बात करें शब्द लिखे या फिर पद लिखे, यहाँ कंफ्यूज ना होना, ये पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर। और अब आया अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई क्या होगी? सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि आएगा या फिर ये वर्ण आएगा। ये दोनों में से एक एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, तो आपको उसे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक फ्लो चार्ट बना के भी हम पढ़ लेते हैं। अगले स्लाइड में आते हैं। चलिए, क्या क्या हमने पढ़ा अभी देख लो। सबसे पहले क्या थी? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या थी? वाक्य। वाक्य से नीचे आएंगे तो क्या रहेगा? उपवाक्य। उपवाक्य से हम नीचे आते हैं तो क्या रहेगा? पदबंध। पदबंध से हम नीचे आएंगे तो क्या रहेगा? पद या शब्द। अब पद या शब्द से हम नीचे आते हैं तो क्या रहेगा? अक्षर। और अक्षर से हम जब भी नीचे आएंगे तो क्या रहेगा? ध्वनि या वर्ण। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? चलिए आगे करते हैं इसी पेज में। अब आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो ये हमने क्या? ध्वनि या वर्ण। अब ध्वनि क्या है? सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि क्या है? वर्ण का उच्चारित रूप। उच्चारित रूप। और वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है भाई? ध्वनि का लिखित रूप। दोनों ही थोड़ा अपोजिट टाइप के रहता है ना? तो ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब वर्णमाला। वर्णमाला में क्या कहेंगे? क्या होती है परिभाषा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा को आप छोड़ेंगे नहीं, कभी कभी क्वेश्चन सीधे परिभाषा से ही ले लिए जाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा बना था, लघुत्तम वाक् ध्वनि। लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन ले लें। वर्णमाला में
वर्णों की कुल संख्या कितनी है? की कुल संख्या तो सबको पता है ये 52 होती है, लेकिन यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, तो वो होती है 44। ये आगे डिस्कस करेंगे। देखिए वर्ण वर्गीकरण, वर्ण वर्गीकरण की बात करते हैं तो तीन रूप में। तो सबसे पहले क्या क्या रूप होंगे देख लेते हैं दोस्तों। उच्चारण, वायु संवेग और एक होता है तारत्व। आगे स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया वर्णमाला। अब ये है वर्ण तालिका। वर्ण तालिका को किस भाग में बांटा गया है? स्वर वर्ण और ये है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो मैंने पीछे आपको बताया ये हम अभी करेंगे उच्चारण के अनुसार। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के अनुसार। देखिए दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। तो अभी ये वायु संवेग और तारत्व के हिसाब से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के अनुसार देखते हैं। चलिए अब स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड में देखिए सबसे पहले स्वर वर्ण का क्या दिया गया है। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है पहले ये देखिए। यहाँ पर मोस्टली कितना दिया है? ह्रस्व और दीर्घ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ह्रस्व और दीर्घ तो है, साथ ही कुछ चीज़ें और भी रहती है, एक क्लुप्त और एक होता है संयुक्त। कंफ्यूज ना होना दोस्तों। स्वर वर्ण के कितने भेद है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, एक क्लुप्त और एक संयुक्त। तो ह्रस्व में क्या क्या है दोस्तों ये देखते हैं। जो जिसमें मात्राओं का एक्सटेंशन ना हो, अ, ई, उ और री। तो ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। और दीर्घ स्वर जिसमें मात्राओं का एक्सटेंशन हो चुका है, आ, बड़ा ई, उ और ए, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर में कितने हैं? टोटल है 7। तो स्वर वर्ण दोस्तों देखिए स्वर वर्ण की थोड़ी सी परिभाषा देख लिया अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उच्चारण में कम समय लगे। स्वर वर्ण कितने होते हैं संख्या में? तो कितने होते हैं? 11। उच्चारण के अनुसार उच्चारण में अगर हम देखें तो कितने होंगे? 10। टोटल होते हैं 11। तो सर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उच्चारण में कम समय लगे, जिसे बिना किसी सहायता के बोला जाए वो है स्वर वर्ण। तो स्वर में क्या क्या देखा है हमने? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व भी 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ कितने होते हैं? आ, बड़ा ई, उ, ए, ओ और औ। दीर्घ कितने हुए? 7 हुए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये मैंने बात किया था क्लुप्त स्वर। देखिए क्लुप्त स्वर में क्या उच्चारण में कितना समय लगेगा? 3 गुना। ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको चीज़ें याद भी होंगी। क्लुप्त स्वर जैसा पूछा गया, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देती हूँ। क्लुप्त स्वर होता है 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राम और ओम, ऐसा कुछ जो शब्द रहता है वो क्लुप्त स्वर रहता है। आगे देखते हैं क्लुप्त स्वर को वहाँ पर वर्ण तालिका में स्थान क्यों नहीं दिया है? क्योंकि क्लुप्त स्वर को स्वर में स्थान नहीं दिया गया। सीधा बात, स्वर में स्थान नहीं दिया गया है। और एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो कैसे होगा? संयुक्त स्वर नाम से ही पता है कि जो स्वर वर्ण के 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे लिख लेते हैं 2 स्वर वर्ण से मिलकर बने क्या क्या होंगे संयुक्त स्वर? देख लेते हैं हम भाई। ए, ओ और औ। अब एक चीज आती है, ये क्या है? तो ये होता है अनुस्वार। और मैं अगर ये अम लिखूं तो ये होता है विसर्ग। अब आप कहेंगे कि अनुस्वर की पहचान बताइए, तो अनुस्वर कैसे बोलेंगे? अनुस्वर को देखिए यहाँ पर बिंदु लगी ना, तो ये क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण। और विसर्ग को क्या कहेंगे हम? ये देखिए पार्श्व बिंदु लगी है तो पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। अब ये देखिए
और आहा, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। चलिए स्लाइड पे देखते हैं। ये है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में भी देखिए आप स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। इसके पहले मैं आपको एक तालिका के रूप में समझाना चाहती हूँ। ये तो अभी आपको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप देख लीजिए। मैं आपको एक पूरा तालिका बना के इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। कंठापे में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ और ये ढ़। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, य। फिर उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अढ़। फिर त, थ, द, ढ और ये न। फिर उसके बाद हम देखते हैं प, फ, ब, भ और ये म। तो देखिए कितने होते हैं व्यंजन में? मूल व्यंजन कहें या फिर मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी व्यंजन की? 33। और अगर व्यंजन की परिभाषा की बात की जाए तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, हमेशा स्वर की सहायता से बोलेंगे, नहीं, स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। ये मूल संख्या कितनी हुई? 33। और कुल संख्या कितनी है? इस पर थोड़ा विवाद है, लेकिन 39 कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आए मूल व्यंजन। मूल व्यंजन पूछे, स्पर्शी व्यंजन पूछे, सी व्यंजन पूछे या उदित व्यंजन पूछे, कितने हैं? 25। किसे कह रहे हैं हम? ये 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो कितने हुए टोटल? मूल व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन पूछे, कितना होंगे? 25। लेकिन अगर इनमें भी मूल पूछे, इन्हें मूल पूछे तो कौन कौन से मूल होते? ये डिब्बे वाले मूल होते। ये जो पंचम अक्षर के जो शब्द है, जैसे कि ये, इन्हें मूल में नहीं गिना जाता। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं उस टेबल के अनुसार। अब यहाँ पर एक सेकेंड, एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ छूट गया होगा तो क्लियर है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण थे? य, र, ल और व। इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कितने हैं? 4 ही हैं। आगे चलें। श, श, ये क्या होते हैं? पुष्प व्यंजन। कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? छ, त्र, ज्ञ और श। संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होंगे। अब ये छ का देख लेते हैं। छ किससे बना है? धका प्लस श। त्र किससे बना होगा? धता प्लस र। और ये ज्ञ किससे बना है भाई? जब तक त्र। और ये श किससे बना होगा? अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त कहें या फिर निर्मित व्यंजन कहें तो क्या होंगे? ये तीनों ही, ड और ढ। तो इसमें क्वेश्चन ये मोस्टली क्वेश्चन ये बनता है कि ये ड क्या है? तो ये अल्प प्राण है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसे यहाँ इंक्लूड करना आपको ज़रूरी है। ये ढ क्या है? महाप्राण। और ये दोनों ही किस में आते हैं? ये ड और ये ढ दोनों ही किस में आएंगे? आपके मूर्धन्य। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ड और ढ क्या है? ड अलग क्या है? तो ड जो है वो अल्प प्राण है। ये ढ क्या है? तो ये ढ क्या है? महाप्राण है। और ये दोनों ही क्या है? ड और ढ ये दोनों ही मूर्धन्य व्यंजन है। और अगर ये तीनों से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो ये पूछेगा कि द्विगुण क्या व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है या निर्मित व्यंजन क्या है। तो डरने कितनी है, बस आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। आगे देखते हैं ड और ढ क्या है। ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। हिंदी के विकसित व्यंजन है या फिर वैदिक व्यंजन कहें। आगे देखते हैं
एक क्वेश्चन ये भी था कि य और व को क्या कहते हैं, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे अंतस्थ में ये था य, र, ल और व, तो ये य और व तो पता चल गया कि ये क्या है, अर्ध स्वर कहते हैं ये। अब ये र क्या है और ये ल क्या है, तो ल हो जाता है यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। और ये र क्या होता है भाई, ये र क्या होता है, तो र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन। अब एक क्वेश्चन था कि हिंदी में फारसी भाषा के कितने वर्ण हैं, तो फारसी भाषा के 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण क्या क्या है, जो पहली कंठावीर वाले जो व्यंजन था क, ख, ग, ज और ये फा, ये वाले जो व्यंजन है वो फारसी भाषा के वर्ण लिए गए हैं। अब देखते हैं तुर्की से, तुर्की भाषा के 2 वर्ण, कितने वर्ण, 2 वर्ण। लिखते जाइए दोस्तों, शॉर्ट नोट्स आपका बनते जाएगा, ड और ये ढ। और अंग्रेजी के पूछे तो अंग्रेजी के वर्ण कितने होंगे, अ, पर, अ। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक। आगे चलते हैं। देखिए जी, हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्वर देख लिया पूरा, व्यंजन देखा। तो व्यंजन में अभी कहाँ तक लिए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को अभी नहीं देखा गया है। अब ऊष्म को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक की क्लास रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या क्या है और आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो मैंने आपको बताया है अभी, ये देखिए आगत व्यंजन भी, ये है आगत व्यंजन, ये ज और फ ये आगत व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हम आगे वाले वीडियो में अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए।